फिर मोहब्बत जी ने कहा कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। तो मैंने कहा मोहब्बत जी, आलू न डालने से सोना निकलता, बहकी बहकी बातें मत करो। इसलिए मैं राहुल गांधी को एक कॉमेडियन के तौर पे देखता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा तो है ही नहीं, वो भारत तोड़ो यात्रा है। वो उनको भारत जोड़ो से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो अपने परिवार को जोड़ दे, वही बहुत है। अगर जोड़ नहीं है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और थाईलैंड इन सबको साथ में जोड़ देते, वहीं से यात्रा शुरू करते। 2024 से पहले तमाम पार्टियां जो है अब चुनाव मैदान में तैयार हो गई हैं और उससे पहले जो है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जहां जनता को कनेक्ट करने की बात हो रही है, तो वहीं तमाम आरोप जो है बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और मजबूत करने के लिए कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा इस समय पूरे देश में निकाल रही है और लोगों को ये बता रही है कि देश में जिस तरीके से हिंसा का माहौल फैला है, ऐसे बीच में हम सीपी पहुंच चुके हैं और जानने के लिए कि आखिर आम पब्लिक क्या सोच रही है, आम लोग क्या सोच रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, भारत जोड़ो यात्रा इनकी है। मेरा नाम तो सबसे पहले रवि दुबे राष्ट्रवादी है। मैं एक शायरी से शुरुआत करूंगा भारत जोड़ो यात्रा की। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है तो इसका मैं सीधा सीधा कहूँगा कि जब ये कांग्रेस वाले भारत जोड़ो यात्रा निकाले तो इसने पूरे हिंदुस्तान की गलियों में घुमा देना। और जब ये पूछे कि हमारा गुनाह क्या है तो इन्हें अयोध्या और कश्मीर पंडितों की याद दिला देना। जब पूछे इसका पश्चाताप कैसे होगा तो इन्हें मथुरा काशी की याद दिला देना। तो कांग्रेसियों देखो, आपने राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। मोहब्बत, मेरे एक दोस्त थे उनका नाम था मोहब्बत जी ने चाय की दुकान खोली थी और कपड़े की दुकान। तो मोहब्बत जी के पास मैं जब भी गया कुछ लेने तो वो कहते, आटा भी रखते थे वो, तो मैं कहता था मोहब्बत जी मुझे आटा दे दो। तो मोहब्बत जी कहते थे 20 रुपये लीटर आटा चाहिए या 10 रुपये लीटर। तो मैंने मोहब्बत जी से कहा था कि मोहब्बत जी आटा लीटर में नहीं बिकता, किलो में बिकता है। फिर मोहब्बत जी ने कहा कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। तो मैंने कहा मोहब्बत जी, आलू न डालने से सोना निकलता, बहकी बहकी बातें मत करो। तो इसलिए मैं राहुल गांधी को एक कॉमेडियन के तौर पे देखता हूँ। अगर आपसे मैं कहना चाहूँ कि वो एक कॉमेडियन के तौर पे दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान में कपिल शर्मा के बाद है, पहले नहीं है, दूसरे पे। और जहाँ तक 2024 की बात है तो मैं कह रहा हूँ 2024 तो आने दो। 2024 के बाद ये जो कांग्रेसी है ना, ये सब लोग मंदिर में बैठ के पूजा आरती करेंगे कि हमारे जो गुनाह हुए हैं उसका पश्चाताप करेंगे। जनता ने इन्हें 2 बार तो अच्छे से दिया जवाब और तीसरी बार जवाब पे ये कह रहा हूँ सिर्फ अपनी पश्चाताप करेंगे कि हमने जो कश्मीरी पंडितों पे जो अत्याचार की थी हमारी गवर्नमेंट ने, उसका पश्चाताप करेंगे। जो हमारे राम मंदिर पर कार सेवकों के ऊपर इन्होंने गोली चलवाई थी उसका पश्चाताप 2024 के बाद करेंगे। आपको नहीं लगता कि जैसे कि अभी जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ऐसे बीच में राहुल गांधी को राम बताने की कोशिश हो रही है, ऋषि बनाने की कोशिश हो रही है, कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोग? देखिए, ये राम बना रहे, कभी कहते कि हमारे राहुल गांधी जी हनुमान हैं। तो ये पहले तो कहते थे राम काल्पनिक है, सलमान खुर्शीद है ना, ये तो कहते थे राम है ही नहीं। आज ये कह रहे राम, मतलब समझ रहे हो हम लोगों की ताकत, हम लोगों की एक वोट की कीमत। ये सब कुछ बोलेंगे लेकिन हमें जागरूक होना है। जो आम लोग जो है हिंदुस्तानी है उन्हें समझना पड़ेगा, ये लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को तोड़ते हैं, ये कांग्रेसी और जितने विपक्षी दल है। लेकिन इनके बहकावे में नहीं आना, हमें उसी को वोट देना है जो हिंदुस्तान के लिए, जो बीजेपी काम कर रही है, आम हिंदुस्तानियों के लिए जो उसके योजनाएं हैं पहुँचती है, उसके लिए हमें वोट देना है। ना कि हमें ऐसे लोगों के लिए वोट दे के देश को बर्बाद नहीं करना है जो इन्होंने अभी तक किया है कांग्रेसियों ने। कांग्रेस वाले तो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी बड़े कमजोर पड़ जाते हैं, चाइना वाला जब मसला आता है, जब भी लड़ाई होती है तो कमजोर हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, अच्छा के बैठ जाते हैं। जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, चीन वालों के जो सैनिक थे उनके जबड़े लाल कर दिए, हिंदुस्तान की सेना जबड़े लाल कर दिए। वीडियो आया होगा, डंडे मार मार के उनको सुत्तम सूत मारा, इतना मारा कि कोरोना में चले गए वो। हिंदुस्तानियों में ना भाई इम्यूनिटी होती है, कोरोना जैसे महामारी को हमने एक चुटकियों में गायब कर दिया, लोगों को भी वैक्सीन देके बचा रहे। लेकिन वही चीन है जो घुटनों पे आ गया, तो चीन की औकात नहीं है हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा ले। वो वही राहुल गांधी बोल रहे ये बात जो नेहरू जी ने सुरक्षा परिषद में चीन को कहा कि इन्हें बैठाइए, हम नहीं बैठेंगे। तो ये तो चीन के इनके दादा परदादा आजा सब चीन के हितैषी थे,
पाकिस्तान के हितैषी थे, जब तो इन्होंने बांग्लादेश बना दिया। अगर बांग्लादेश हमने पूर्वी पाकिस्तान को हराया था, 90,000 पाकिस्तानियों फौजियों को घुटने पे बैठाया था, मुर्गा बनाया था, तो बांग्लादेश हिंदुस्तान में होना चाहिए था ना। लेकिन बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने बनाया, क्योंकि वो इंदिरा गांधी एक मुस्लिम थी, इसलिए उन्होंने मुस्लिमों का समर्थन किया। नेहरू पता नहीं क्या थे, समझ में नहीं आए वो थे क्या। उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत को सदस्य नहीं बनने दिया, जो कि आज चीन नोटो दबा देता है, जो मसूद अजहर को हम आतंकवादी घोषित करने के लिए यूएन में जाते लड़ाई लड़ते। तो नेहरू की गलती की वजह आज हिंदुस्तान इतना भुगत रहा है, वो चीन इतना ताकतवर हुआ है, ये नेहरू की देन थी। तो आज सवाल आपसे रहेगा कि 2024 की तैयारी शुरू हो गई है, कांग्रेस भी जो है अपनी तैयारी कर रही है, बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है। आपको लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में, आप उनमें देख रहे हैं कुछ मटेरियल है, प्रधानमंत्री बनने लायक हैं कुछ? देखिए, अभी थोड़े दिन पहले 3 इलेक्शन हुए पूरे हिंदुस्तान में, 3 इलेक्शन, एक हुआ गुजरात में, एक हुआ हिमाचल प्रदेश में, एक हुआ दिल्ली एमसीडी में। तो गुजरात में जो मोदी जी का 56 इंच का सीना था, 156 इंच हो गया बिना संदेह। और जहाँ हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी गए नहीं थे प्रचार करने, इसलिए जीत गए। गुजरात में गए तो गुजरातियों ने अच्छे से धो दिया। तो अगर हिमाचल में आप जीते हो तो लड़ाई एकदम बराबर की थी, 1% से भी मार्जिन कम था, और इसलिए जीते तुम, क्योंकि राहुल गांधी नहीं गए। तो उसे कहते हैं हार जीत। अगर गुजरात में तुम इतने बुरी तरीके से हारे हो, तुम और झाड़ू, तो ये समझ सकते हो गुजरात में तुम्हारी क्या थी। और दिल्ली की बात रही तो दिल्ली में भी बीजेपी ने वोट % बढ़ाया, ना कि घटाया है। तो आप जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, बीजेपी का वोट % बढ़ता है, ना कि घटता है। अगर दिल्ली में बीजेपी ने कुछ सीटें कम पाई तो ये कांग्रेस की वजह, क्योंकि कांग्रेस क्या कहते हैं मर्जिंग हो चुकी है आम आदमी में। दिल्ली में सारा चुनाव नहीं लड़ती। जो कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जिस दिन वोट देने जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता। बताओ, तुम तो प्रदेश अध्यक्ष हो, तुम्हें पता ही नहीं कि वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम है कि नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जो है मर्ज हो चुकी है दिल्ली में झाड़ू पे। लेकिन आरोप तो यही लगा रहे हैं ना अनिल चौधरी की, जो है बीजेपी वाले जो है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर हमारा नाम गायब करवा दे रहे हैं या वोटर से नाम कटवा रहे हैं। अच्छा, अगर बीजेपी वाले चुनाव आयोग से जाके कहते भैया वोटर लिस्ट अनिल चौधरी का नाम काट दो, तो ये भी बोल सकते थे बीजेपी वाले कि हिमाचल हमें दे दो, एमसीडी हमें दे दो। यही बात है, मेरा खून क्यों खौलता है। तुम लोग कहते हो कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए, चुनाव आयोग के सबूत चाहिए, जज क्या कहते हैं सरकार के अभाव में आके फैसला सुनाता है। अबे ओए, देश विरोध मत करो। मोदी विरोध करते करते हार चुके हो ना, तब देश विरोध करोगे ना। इसी कारण कहता हूं कि तुम्हारे बस की नहीं है मोदी की टक्कर लेना। अब तुम देश विरोध वाली बात करने लग गए हो। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मोदी विरोध करो और जीतो चुनाव। नहीं है, अब तुम जो देश की जो संस्थाएं हैं उस पर हमला करोगे। इसलिए कह रहा हूं 2024 आने तो भाई, आप भी यही हो, मैं भी। ये लोग मंदिर में जाके पश्चाताप करेंगे, गुनाह जो इनके गुनाह है उसकी सजा मांगेंगे कि हमें सजा दो। अब एक लास्ट सवाल रहेगा, ईडी और सीबीआई को लेकर तमाम आरोप लगते हैं कि बीजेपी जो है इसका मिसयूज कर रही है। तो आपको लगता है ऐसा देश में जो है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है? भाई ये तो कह रहा हूं, ये तो कहते हैं सेना पे हमें सबूत दो, फिर कहते हैं सीबीआई पे दो, फिर कहते हैं इस पे दो। अगर बताओ ये जो सत्येंद्र जैन है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, जो इनके तमाम डीटीसी के जो कैलाश गहलोत मिनिस्टर थे, ये सारी अपनी विधानसभा हार चुके हैं ना एमसीडी में। जनता ने हाथों हाथ लिया बीजेपी का ना बात कि हाँ ये गलत है, भ्रष्टाचारी है। बीजेपी ने कहा तो जनता ने हराया ना, तो जनता सबसे बड़ी होती है। अगर जनता ने इन्हें हरा दिया, कांग्रेसियों को हरा दिया है, तो ये बात मान के चलो इन लोगों के जितने बड़े गुनाह हैं वो गुनाह छोटे पड़ जाएंगे। जनता इन्हें कभी नहीं माफ करेगी भाई, मैं बोल रहा हूँ, नहीं माफ करेगी इन्हें। देखिए, लगातार हम सीपी से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 को लेकर क्या कुछ लोग सोच रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक तिवारी। अभिषेक, ये बताइए कि तैयारी अभी चल रही है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कैसे देख रहे हो? मजबूत कुछ हो रहा है कांग्रेस या फिर ऐसे ही राहुल गांधी देख रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा तो है ही नहीं, वो भारत तोड़ो यात्रा है। वो राहुल गांधी जाते हैं, किसी के साथ गए, सबसे पहली बात कि अब वो क्या करते हैं उनको खुद नहीं समझ में आता है। उनके सिखाने वाले लोग भी ऐसे हैं, जैसे गए कहीं किसी के साथ ऐसे खड़े हो गए, वैसे खड़े होंगे, अब उसका लोग कॉमेडी बना देते हैं, उसका लोग मीम्स बनाते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे रील्स चलते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसे किया, राहुल गांधी। और उनकी एक छात्र संगठन है NSUI, वो NSUI के लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बड़े हस्ती हैं, बहुत बड़े नेता हैं,
जैसे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने इतने बड़े हो गए हैं कि उनके सामने मोदी जी शून्य हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी शून्य नहीं है। माननीय मोदी जी ने जनता को देखा है, जनता को परखा है, और मोदी जी से जनता भली भांति, मोदी जी को जनता भली भांति पहचानती है। जैसे मैं हूँ, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, मैं एक सामान्य वर्ग से आता हूँ, और मैं देख रहा हूँ सामान्य जनता की स्थिति क्या है। और मैं अगर किसी बड़े पद पे चला जाऊँ तो मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूँ। और कोई व्यक्ति है जो राजा के खानदान से है, वो क्या जानेगा, वो ऐसे घोड़ा पे चढ़ के गया और घोड़ा पे चढ़ते हुए चला गया, और ये जनता नीचे क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है इसको कैसे पता चलेगा। तो वही राहुल गांधी जी हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ, वहाँ इनका घर है। आप उस आनंद भवन में जाइए, उस आनंद भवन में आपको दिखेगा ना कि नेहरू जी, जब जनता को खाने का ठिकाना नहीं था, नेहरू जी वहाँ कोट पहनते थे, नेहरू जी की सोने की थाली में खाने थे, ये सब रखा गया। उनका टेबल है, उनका मेज है। उनकी बेटी का शादी, जब गरीब बच्ची का शादी नहीं होता था, तब उनकी बेटी का शादी बहुत धूमधाम से हुआ था। उसी आनंद भवन में प्रमाण है इस चीज़ का। और जिसको संदेह है वो आनंद भवन में जाकर देखे, वहाँ सब कुछ पानी का पानी हो जाए, कितना सच है कितना झूठ है। सर आपका नाम, सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेहताब राव। बताइए सर, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कैसे देख रहे हैं आप? ठीक देख रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ। कुछ मजबूती मिलेगी? नहीं कुछ नहीं मिलेगा। आरोप लग रहे हैं, बीजेपी को जो है बता रही है कि जो है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस यही बताने की कोशिश कर रही है कि 2024 में जितना नफरत फैलाया गया, हम जनता को यही बता रहे हैं कि आप 2024 में एक अच्छे प्रधानमंत्री को चुनिए। क्या कहना है आपका? प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, भले ही 100-150 सीट आ जाए इनकी। हाँ, और कोई सोल्यूशन है नहीं, कोई पब्लिक के पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। आपको लगता है कि मोदी जी ने कुछ काम ऐसा किया है जो 2024 में एक बार फिर से जनता उन्हें चुने, या नहीं किया है? भाई हमारी तरफ से सड़क की अच्छी की, रोड अच्छी की है, लेकिन हमारी सड़क आधी उत्तराखंड में आधी यूपी में वैसी पड़ी है। चलिए ठीक है। सर आपसे जानने, आपका नाम क्या है सबसे पहले बता दें? प्रीतपाल सिंह। सर बताइए कि 2024 का चुनाव हो रहा है, और ऐसे बीच में जो है भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कैसे आप उसको देख रहे हैं? मजबूती कुछ मिलेगी उससे राहुल गांधी को, या फिर यूं ही चल रही है यात्रा, कुछ उससे फायदा मिल रहा है? सर भारत जोड़ो यात्रा में दो बातें कहूँगा मैं। पहली बात तो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की उन्होंने केरल से शुरू की है, थोड़ा इनके नाना बाप दादाओं ने था, कम से कम उनको बोलो अगर शुरू करनी तो अफगानिस्तान से शुरू करते, बांग्लादेश शुरू करते, अखंड भारत जो था वहाँ शुरू करते। ये उसके बाद जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ तो गए नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भैया राहुल गांधी को भारत रोक लो यात्रा है, क्योंकि हर 3 महीने थाईलैंड जाते हैं वो, तो यात्रा है ताकि उनको भैया रोको और हिंदुस्तान में रोको, नहीं तो थाईलैंड पहुँचे होते हैं वो। उनको भारत जोड़ो से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपने परिवार को जोड़ दे, वही बहुत है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मटेरियल है कुछ जो राहुल गांधी को पेश किया जा रहा है, ऐसे कि 2024 में अगर कोई मोदी के खिलाफ में है, टक्कर में है, तो सिर्फ राहुल गांधी है, ऐसा कुछ दिख रहा है उनके अंदर? जिनकी बात कर रहे हो ना प्रधानमंत्री मटेरियल छोड़ो, वो तो एक प्राइवेट ऑफिस में होता है LDC UDC लोअर डिवीजन क्लर्क, वो उस लेवल के बंदे भी नहीं है। वो लोग जो कुछ बोल जाते हैं ना फ्लो में, तो उनके पार्टी के बंदे ही उनको लीपापोती करते हैं कि भाई तूने क्या बोल दिया, अब उसको जो है कैसे हम उसको पर्दा हटाएंगे और कैसे उस पर जो हम लोग जो है उसके बात को ढका जाए। अच्छा, तो आपको लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे मुद्दे हैं या कुछ राहुल गांधी के पास में है जिसके खिलाफ जनता के बीच में जाए और कुछ वोट मिल सके उनको? देखिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तो कुछ है ही नहीं, वो तो काम कर रहे हैं, काम उनका बोलता है। आपको एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, अगर आपको ध्यान हो, आपको याद हो, आप ही के टाइम की बात है, ऐसे हम लोग 12th पास करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं तो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो कहा जाता है कि भैया एक आपका जो सर्टिफिकेट अटेस्ट कराओ, उसके लिए आपकी गस्टेड अफसर को ढूंढो, उसकी जीजरी करो, सर अटेस्ट कर दो, ये है वो है। मोदी ने क्लियर कह दिया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सेल्फ अटेस्ट करो, कहीं नहीं, आप सेल्फ अटेस्ट करिए। इससे ये हुआ है कि जितने बीच के मिडल मैन थे, देखिए वैसे मैंने मिडल मैन बोला है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं आपके चैनल पर बोला जाता हूँ मैं, मिडल मैन वालों की नौकरियाँ चली गई, वो बेरोजगार हुए हैं, बेरोजगार वो हुए हैं, इसलिए उनको हाथों मची हुई है। अब तो ये है कि आप देखिए कितने किलोमीटर, आज कांग्रेस के टाइम पे सिर्फ 12 किलोमीटर सड़क बनती थी, आज के टाइम 37 किलोमीटर सड़क बन रही है। और आने वाले 1 साल के अंदर नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली से लेकर देहरादून जाना हो 2 घंटे पहुंच जाइएगा, दिल्ली कटरा जाना हो 4 घंटे पहुंच जाइएगा, दिल्ली चंडीगढ़ जाना 2 घंटे पहुंच जाएगा। सड़कें बन रही है और खुद देखी है मैंने, मुंह से काम जो है मुंह से बोलता है, काम हो रहा है। कांग्रेस के टाइम पे क्या काम हुआ है? सड़कें सिर्फ खुद ही गई थी, आज सड़कें बन रही हैं। मोदी जी का काम बोल रहा है मतलब? बिल्कुल बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है, कोई दूर है नहीं इसके अंदर। सर आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव चल रहा है, पार्टियां जुड़ गई हैं, तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा? इससे कितना मजबूती मिलेगी? इससे कांग्रेस को कुछ मजबूती मिलेगी या फिर नहीं?
अब कांग्रेस को तो कोई मजबूती मिलने वाली भी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जो है ना, बेसिकली वोट जोड़ो यात्रा है और कुछ नहीं है। और कहाँ भारत पहले से भी जुड़ा हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ अगर जोड़ना ही है तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और थाईलैंड इन सबको साथ में जोड़ देते, वहीं से यात्रा शुरू करते। क्योंकि ये तो देखो, अभी आप देखोगे ना कि अब ये राहुल गांधी को देखोगे, अब जो है ना, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पे गए थे अभी वो, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरे हिंदू के वोट जो हैं कट रहे हैं, हिंदू वोट बैंक उनके हाथ से आ रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के वहाँ पर गए थे ये, जबकि राजीव गांधी के भी समाधि पे गए थे जब दिल्ली आए थे, तो अब वहाँ गए थे। और फिर उधर अब लोगों ने उसको है ना, राहुल गांधी को राम से जोड़ना शुरू कर दिया। कहते हैं ये तो राम है जी, पैदल चल रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं, राम है। और यही शख्स हैं, यही कांग्रेस है जो राम को कहते थे राम का वजूद नहीं है, वो काल्पनिक है। सोनिया गांधी जी कहती है जब राम मंदिर का मुद्दा चला था, राम काल्पनिक है। और ये कहते हैं जी हिंदू लोग जो मंदिरों में जाते हैं ये लेडीज़ को मोलेस्ट करते हैं ये। तो अब वही मंदिर जो राम को उसकी राम से तुलना कर रहे हैं। अब वो तो ये देखा जाए तो यहाँ इसका फेलियर नज़र आ रहा है बिल्कुल। जो जब अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि में गए ना, इसका मतलब ये सिर्फ और कुछ नहीं है। अब इसे हिंदू के वोट बैंक इकट्ठा करना चाहता है ये, बिल्कुल। लेकिन वही है ना, आरोप यही लग रहा है कि राम बता रहे हैं, पेश कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब राम की जरूरत इनको आखिर क्यों पड़ी है? इससे पहले नहीं था, अब जब मोदी सरकार आई है तब से इनको राम की बड़ी याद आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्या देखो, मोदी जब 2019 में राम टेम्पल बना, ठीक है, राम टेम्पल की फेवर में आया फैसला, और अब जो हिंदू समाज भी जागा है उसके बाद, तो अब मोदी जी जो है मतलब जो भी वोट बैंक उनको मिला है ना, मैक्सिमम हिंदुओं से मिला है। और अब तो ये हाल हो गया कि मुस्लिमों से भी मिलने लगा है। आप देखोगे तो पसंदीदा जो पसमानदा मुस्लिम है वो भी मुस्लिम को दे रहे हैं। तो वो जो है तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं ये तो हमेशा, ये जो कांग्रेस वाले जो हैं अब तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष हैं एकदम बिल्कुल। सारे समाज, इनकी कोई भी योजना आती है तो वो सिर्फ हिंदू के लिए नहीं होते, हिंदू मुस्लिम सिख सब। अभी 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा है, तो उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। अगर शौचालय बने हैं कहीं भी गांव दूर दराज में, सबको दिए गए हैं, सब जगह गए हुए हैं। अभी जो उज्ज्वला योजना स्कीम आई थी, उज्ज्वला स्कीम जिसमें 2-2 सिलेंडर महिलाओं को फ्री दिए थे गृहिणी, उसमें हिंदू मुस्लिम देखा उन्होंने? कुछ नहीं। लेकिन उनको दोनों तरफ से वोट मिल रहे हैं, मुस्लिम के भी और हिंदू के भी। मुस्लिम जो लेडीज़ हैं वो भी साइलेंट वोट डाल रही हैं इनको। तो इसलिए इनके जो है ना, इनको सिर्फ एक ही समुदाय के ज़्यादातर वोट मिलते हैं, इसलिए ये है इनको थोड़ा सा अब राम की याद आ रही है, जिनको ये काल्पनिक बोलते थे, ठीक है ना। तो अभी सर ये क्योंकि अभी ये कश्मीर भी यात्रा जाएगी, तो फारूक अब्दुल्ला जो है इस यात्रा को ज्वाइन करने वाले हैं। तो राम राज्य में जो कश्मीरियों को निकाला गया, जो इस राम की बात कर रहे हैं, उन्हीं के शासन में जो है कश्मीरियों को निकाला गया वहाँ से, जम्मू कश्मीर से। आप कैसे देख रहे हैं कश्मीरियों को निकालना और जो है फिर इनको राहुल गांधी को राम बताना, कैसे देख रहे हैं? दोनों मैच कर रहा है कहीं? कश्मीरियों मतलब कश्मीरी पंडित निकले थे, ना कि वो कश्मीरियों को निकाले, कश्मीरी पंडित निकले थे। तो अब ये सिंपैथी गेन कर रहा है, धीरे धीरे सिंपैथी ले रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। सिंपैथी जो लेनी थी वो हमारे मोदी जी ने पहले ही ले लिया। जब 370 की धारा हटाई, 35 से हटाया, तो उन्होंने पहले से ही सिंपैथी ले ली है उसकी, क्योंकि 370 और 35 से एक कॉन्फिडेंस बना है। अब तो बल्कि ये बात हो रही है कि कश्मीरी पंडितों को किस तरह से वहाँ से रिहैबिलिटेट किया जाए, ठीक है ना जी। अब तो रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है। और आप देखोगे जब से 370 और 35 से हटी है, पीछे 6 महीने में वहाँ टूरिस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आया वहाँ। अब धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी नज़र नहीं आएगा। जो भी होता है इम्पैक्ट हमेशा आने वाली जनरेशन को मिलता है, उसका फ़ायदा आने वाली जनरेशन को ही मिलेगा, ठीक। डिजिटल इंडिया आने से जो है कुछ फ़ायदा मिला, जब से मोदी सरकार डिजिटल पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है कि युवा पढ़ें, युवा जो है सजग हों। तो लगता है डिजिटल क्रांति कुछ आई है देश में? हाँ बिल्कुल डिजिटल आई। अब देखो आज की डेट में जब से हर बंदा पेटीएम से पेमेंट कर रहा है, हर बंदा, अब वर्क फ्रॉम होम कितना बढ़ गया, उससे कंपनियों के रिजल्ट बढ़ गए, स्टार्टअप्स आ गए हैं। स्टार्टअप्स जब मोदी सरकार आई थी 14 में 3000 थे, ठीक है, आज की डेट में 70,000 स्टार्टअप्स हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना डे बाई डे बढ़ रही है। और तो और क्या, 2017 में जो इंडिया की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर की थी, अब 3 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है, जबकि इनको 58 साल लगे थे कांग्रेस को 1 ट्रिलियन डॉलर लाने में।
तो 2017 से अब तक $1 ट्रिलियन जीडीपी बढ़ गई है। और अगर जीडीपी का भी डेटा देखो, लास्ट क्वार्टर का 6.30 है, उससे पहले 13.40 था। और जबकि और जीडीपी आप इकोनॉमी के बारे में देखो, यूके को है ना, उसने 5वें नंबर पे था, उससे 4थे नंबर पे आ गया, इंडिया 5वें पे आ गया। और आने वाले 5 सालों में इंडिया जो होगा ना, नंबर 3 में जापान को भी पीछे छोड़ देगा। तो ये